हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे और इस कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है, ये बेस्ट टाइम है बच्चों। इस मुश्किल के टाइम में आपको जो है अपनी पढ़ाई को, जो आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और साथ साथ पढ़ते रहना है। क्योंकि आपका जो आपको पता है कि आपका जो नाबार्ड का मेंस का एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, हो सकता है। अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं की गई है, बट फिर भी जो है कि हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार जो है वो रहना है। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो है जो पंचायती राज की एवेल्यूएशन, ठीक है, उसका इवॉल्व कैसे हुआ था, डिफरेंट कमेटीज़ जो बनी थी, ठीक है, उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे, कुछ कंपलसरी प्रोविजंस थे एक्ट के और कुछ थे वॉलंटरी प्रोविजन, तो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 में जो है जो उसके सैलिएंट फीचर्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, वो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि कुछ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज भी बोला जाता है या 5th शेड्यूल एरियाज बोला जाता है। तो पंचायती राज की कुछ ऐसे जो लॉज हैं वो ऐसे डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई नहीं होते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, क्या ये अपन के जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाया है? अगर नहीं कर पाया तो उसकी क्या लिमिटेशंस रही है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज पार्ट 2 में हम पंचायती राज के ये सभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, जो हमने अभी पढ़ा है, जो मैंने आपको अभी बोला है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव या आप खुद भी शायद जो है कि मेंस के अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अगर कोई आपको जो है ईपीएफओ की आपकी प्रिपरेशन जो कर रहा हो, तो उसके लिए अभी पीडिया की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज एज वेल एज जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और लेबर लॉज के लिए पेड कोर्स निकाला गया है। तो उसके बारे में अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, फिर हम जो आपका सेशन जो आज का शुरू करेंगे। चलिए वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए जो है पेड कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। एमसीक्यू का जो कोर्स है वो 50% जो है वो तो चलता ही रहेगा, बट जो पेड कोर्स है कंसेप्चुअल वे में कुछ बच्चों को कंसेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज के वे से उनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पेड कोर्स जो है वो ले सकते हैं। जो इसका जो अमाउंट रहेगा वो अभी जो है कोविड, आपको पता है कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 50% का जो है डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जो है इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं अगर आपको जो है अपने कंसेप्ट्स जो है क्लियर करने हैं। और साथ साथ अगर आप इनमें से कोई भी एक कोर्स लेते हैं या आप दोनों कोर्स की तरफ जाते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। अगर आप में कोई भी अगर कोर्स लेते हैं, अगर आप जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन है पोर्टल पे जाकर आप जो है इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ले सकते हैं। तो बच्चों, ये एक आज की जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने टेस्ट सीरीज और पेड कोर्स से रिलेटेड वो डिस्कस करी है। तो चलिए आज का कोर्स जो है, जो आपका हमारी जो डिस्कशन है आज की, वो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने आज का जो फर्स्ट जो स्लाइड है उसकी तरफ। तो जो पहला सैलिएंट फीचर है वो है ग्राम सभा, ठीक है। तो बच्चों, ग्राम सभा में क्या होता है कि जो भी वहाँ के, जो उस एरिया के, जो उस विलेज के, जो उस पंचायत के जो अडल्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो वोटिंग कर सकते हैं, वो जो सभी मेंबर्स जो होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उस एरिया के अंदर जो वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में जो है वो होते हैं, वो सभी जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा को मिल करके वो ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत का ही पार्ट होती है। उसके अलावा जो सैलिएंट फीचर आता है वो है 3 टायर सिस्टम। जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि डिफरेंट कमेटीज जो डिफरेंट टायर सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की बात करी थी, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम की बात करी थी, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया, उसके अंदर 3 टायर सिस्टम की जो थी वो बात की गई थी, ठीक है। और वो 3 टायर सिस्टम जो होगा वो एक विलेज लेवल पर होगा, ठीक है, एक इंटरमीडिएट लेवल पर होगा जो ब्लॉक लेवल से कह देते हैं, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
और इसमें एक ये चीज़ भी है कि जो ये सिस्टम होगा वो थ्रू आउट द कंट्री होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी, जैसे हमने बात की थी, कुछ प्रोविजंस थे जो कि कंपलसरी थे और जो कुछ प्रोविजन थे जो वॉलंटरी थे, ठीक है। जो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे मेनली वो बोथ ही डिस्कस करेंगे, दोनों ही डिस्कस करेंगे, बट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन से प्रोविजन कंपलसरी है और कौन से वॉलंटरी है, ठीक है। तो ये जो 3 टायर सिस्टम की जो बात है ये कंपलसरी प्रोविजन में आता था, सो डैट कि एक यूनिफॉर्मिटी जो स्ट्रक्चर पंचायती राज के स्ट्रक्चर को वो प्रोवाइड की जा सके। बट साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है, तो 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन, चाहे हम जैसे हम सिक्किम की बात करें, ठीक है, उस टाइम के ऊपर, अभी नहीं, उस टाइम के ऊपर, तो जो था वहाँ पे जो इंटरमीडिएट लेवल कंपलसरी नहीं था, वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का होना कंपलसरी नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इलेक्शन की कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, इसके जो मेंबर्स रहे होंगे, ठीक है, रहेंगे, जो उसका चेयरपर्सन रहेंगे, उसके इलेक्शन किस तरीके से होंगे, ठीक है। जो तीनों लेवल पे जो इलेक्शन होंगे मेंबर्स के, देखो बच्चों इस चीज़ में आप ध्यान रखना कि इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। एग्जामिनर जो है इन्हीं पॉइंट्स के बीच में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मेंबर्स और चेयरपर्सन्स के जो इलेक्शन होंगे वो डिफरेंटली होंगे, ठीक है। विलेज लेवल पे जो मेंबर्स के इलेक्शन होंगे और जो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे वो डायरेक्टली इलेक्शन होंगे, ठीक है। वो इलेक्शन क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। बट जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का, एक तो पंचायत का चेयरपर्सन होगा, ठीक है, एक जैसे हमने बात की 3 टायर स्ट्रक्चर की, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों के मेंबर्स जो होंगे वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, लेकिन जो चेयरपर्सन होगा वो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरपर्सन होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और जो पंचायत लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर को बोला गया था ना कि आप जो है प्रोविजंस जो होंगे वहाँ के, जो ग्राम सभा के, जो पंचायती राज के जो मेन प्रोविजन होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करेगी किस रिगार्डिंग, पंचायत के चेयरपर्सन के रिगार्डिंग कि उसका इलेक्शन किस तरीके से होगा। तो ये क्या हुआ, जो चेयर, अब मे भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो चेयरपर्सन होगा विलेज लेवल का, ठीक है, पंचायत में, तो उसका जो इलेक्शन होगा वो कंपलसरी है, ठीक है, वो उसका एक ही प्रोविजन जो है वो सेंटर बना करके देता है। बट ऐसा नहीं है, ये जो आपको अगर इस स्टेटमेंट को आपको दिया जाता है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को लेकर के। एज यू ऑल नो कि हमारे कुछ सेक्शंस है सोसाइटी के जिसको हम वल्नरेबल सेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन सेक्शन जो है वो आता है, ठीक है। तो इनको क्या किया गया है, रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है पंचायती राज के अंदर, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। जो रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज लेवल, ओके। तो ये तो होगा कंपलसरी प्रोविजन जो उसको करवाना ही पड़ेगा। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन नॉट लेस देन 1/3। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, नॉट लेस देन 1/3। ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, नॉट लेस देन 1/3 की, इसको समझने की कोशिश करना कि द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, ठीक है, SC ST को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवानी है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनको प्रोवाइड जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएगा। बट जो वुमेन के केस में जो है रिजर्वेशन है वो नॉट लेस देन 1/3 होनी चाहिए, कि 33% जो रिजर्वेशन है वो कम से कम होनी ही चाहिए वुमेन के केस में, ठीक है। और इन जो वुमेन की जो रिजर्वेशन होगी उसके अंदर SC ST की रिजर्वेशन रिलेटेड जो सोसाइटी के सेक्शन से जो SC ST की जो वुमेन्स आएंगी वो भी इसी 1/3 में आएंगी, वो कहीं से अलग से उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मे बी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि SC ST से रिलेटेड जो वुमेन्स है उसके लिए अलग प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। वो वुमेन जो होगी वो ऑल ओवर वुमेन 1/3 के अंदर ही इंक्लूडेड होंगी। और फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। अब रिजर्वेशन 1/3 जो है रिजर्वेशन जो है वो तो प्रोवाइड करवानी है मेंबर्स को, बट जो चेयरपर्सन होंगे उसकी भी रिजर्वेशन होनी चाहिए 1/3 मेंबर्स की, कि जो 1/3 मेंबर जो चेयरपर्सन होंगे वो भी जो होंगी वो वुमेन होंगी। बट SC ST के केस में देखो ऐसा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। SC ST के केस में ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन है चेयरपर्सन की वो कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है
कि स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज इन द चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल फॉर SC एंड ST। तो इसके अंदर जो है वो मार्क नहीं दिया गया कि 33% होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेकिन वुमेन के केस में है। और जो एक्ट क्या करता है, ये स्टेट को पावर्स देता है कि जो OBC सेक्शन है, जैसे हमने उसके वॉलंटरी प्रोविजन में डिस्कस किया था कि एक्ट के वॉलंटरी प्रोविजन के अंदर बताया गया था कि अगर कुछ सेक्शन जो कि OBC से रिगार्डिंग है, अगर उसको रिजर्वेशन देनी है तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के लिए। जो अगला प्रोविजन आता है एक्ट का, उसके अंदर जो बात की जाती है वो की जाती है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कितनी होगी, 5 ईयर्स की होगी। ठीक है, बट अगर कोई पंचायत जो है वो 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो उसके इलेक्शन जो है विद इन 6 मंथ होने चाहिए। कि जैसे मान लीजिए अभी 5 साल से पहले 3 साल में ही जो है वो पंचायत जो है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, किसी कारण से, तो उसके इलेक्शन जो है वो विद इन 6 मंथ होने ही चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो स्टेट के ऊपर, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बट अगर जो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है वो अगर उसकी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाती है तो फ्रेश इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, और इसमें ड्यूरेशन ऑफ पंचायत में एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली है, जब 3 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे, ठीक है, जो पंचायत जो उस वक्त इलेक्ट होगी वो सिर्फ 2 साल के लिए ही वर्क करेगी। उसका जो टेन्योर होगा 5 साल का नहीं होगा, वो सिर्फ 2 साल का ही होगा। ठीक है, जो आगे जैसे आपको दिखा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, कि 5 साल से पहले जो है इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या आता है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो हमने भी डिस्कस किया उसके बारे में ही ये बात बोली गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके पावर और फंक्शंस, कि इसके क्या क्या पावर होंगी और क्या क्या फंक्शंस होंगे। ये क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल जस्टिस का। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो इनको पावर्स प्रोवाइड करवा सकता है सो डैट कि जो इनका जो एरिया होगा पंचायत लेवल का, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे मान लो सड़क बनानी है या पावर सप्लाई देना है, वाटर सप्लाई देना है, तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट होगी उसके लिए ये अपने लेवल पे जो है वो काम कर सकते हैं। और सोशल जस्टिस की जैसे आपने बात करी थी कि पंचायत लेवल पे जो गाडगिल कमेटी ने बोला था कि जो पंचायत लेवल पे जो न्याय पंचायत है और जो डेवलपमेंट पंचायत है उनको अलग करने का काम भी जो है इनको करना पड़ेगा। ठीक है, इनको अलग करना चाहिए। तो उस लेवल पे क्या था, जो सोशल जस्टिस है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, उसको किसी भी तरीके का काम प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है तो उनको जस्टिस प्रोवाइड कराना। इस तरीके के जो प्लान्स है वो जो है पंचायत है वो बना सकते हैं। ठीक है, और जो 29 मैटर्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, तो 11 शेड्यूल के अंदर 29 मैटर्स जो थे वो रखे गए थे। वो कौन कौन से मैटर्स थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो इन स्कीम्स के ऊपर जो है, इन मैटर्स के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए जो स्कीम्स है वो बना सकते हैं। अब जो देखो, अब आगे जैसे फाइनेंस की बात हो रही है कि इनका जो पैसा है, अब स्कीम्स और डेवलपमेंट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। ठीक है, बिना पैसे के तो काम हो नहीं सकता, पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो उसके लिए फाइनेंस कैसे स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो जो पंचायत है उनको कैसे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, अथोराइज कर सकता है पंचायत को सो डैट कि वो जो टैक्स हो उसको लवाई कर सके, कलेक्ट कर सके और अप्रोप्रिएट कर सके अपने लेवल पे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे, आप कहीं जाते होंगे कि आपको जो है वाटर टैक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है, आपको जो वाटर सप्लाई आपके घर में आती है कि आपको उसके लिए वाटर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जो ड्यूटीज टोल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं कि किसी पंचायत का अगर कोई एरिया है, ठीक है, उसने वहाँ पे कोई सड़क बनवाई है तो आपको क्या होगा, वहाँ पे टोल्स देने पड़ेंगे। या जो सुविधा के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या आप कह लीजिए पंचायत जो है वो प्रोवाइड करवाती है, तो आपको छोटी छोटी फीस जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, इस तरह की जो पावर्स है वो पंचायत को दे सकता है। ठीक है, और जो सेकंड आता है प्रोविजन होता है असाइन टू पंचायत टैक्सेस ड्यूटी टोल्स एंड फीस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। एक तो हो गया कि पंचायत स्टेट लेजिस्लेचर उनको ये जो है पावर्स प्रोवाइड ऑथराइज कर सकता है, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो टैक्सेस है, ड्यूटीज एंड टोल्स हैं उसको कलेक्ट करने के लिए पावर जो है वो उसको प्रोवाइड कर दी जा सकती है। और उसका कुछ जो हिस्सा होगा, ठीक है, जो स्टेट में से जो स्टेट का जो टैक्स और जो ड्यूटीज़ जो पंचायत इकट्ठा करेंगी, ठीक है, उसको कलेक्ट करेंगी, उसमें से कुछ जो पार्ट है वो पंचायत को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से
फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि जो फाइनेंस है, पैसा है, किसी भी स्कीम का किसी भी लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी सक्सेसफुलनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ एक प्रोविजंस है बच्चों, जैसे कि जैसे आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज जो डायरेक्ट सेंटर के अंदर आती हैं, तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी जो विलेजेस वगैरह जो आएंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो प्रेसिडेंट वो डिस्कस करेगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ स्टेट्स जैसे कि जो 6th शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया है, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, अब तो वो चलो यूनियन टेरिटरी बन गया है तो उसके लिए अब प्रोविजंस अलग होंगे, बट उससे पहले क्या था कि जो ये एक्ट था पंचायती राज का, ये डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो शेड्यूल एरियाज हैं या शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई इनडायरेक्ट वे में नहीं होता था। ठीक है, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, जो पंचायत के जो आपको पता है इलेक्शन होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि 3 लेवल के ऊपर मेंबर्स के, और ठीक है, और पंचायत लेवल के ऊपर जो है वो स्टेट डिस्कस करेगी कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं। तो जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ठीक है, एक्ट जो है वो उसके अंदर जो भी उसके मैटर होंगे उसको जो है वो डिस्कस नहीं कर सकती। और जो उस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिलिमिटेट करेगा। ठीक है, जैसे जो हमारा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशन होता है, उसके लिए जो है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, तो वो भी किसी भी केस के अंदर, ठीक है, जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। सेम इज़ इन दैट केस ऑफ पंचायती राज, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, या जो स्टेट की जो कोर्ट्स हैं, वो जो है जो डिलिमिटेशन होगी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। और अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन करना है तो वह किसके थ्रू होगा? बाय इलेक्शन पटिशन presented to such authority in such a manner as provided by state legislature। इसमें अगर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करना हो तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि as provided by parliament। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ एक ऐसे प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वन ऑफ द दैट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बच्चों ये लिस्ट आ गई, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि डिफरेंट 29 जो मैटर्स हैं जिसके ऊपर जो स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जो पावर्स हैं पंचायत को, वो जो है वो डेवलप कर सकता है। तो ये 29 जो मैटर्स हैं वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड। आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा जो है आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से मैटर हैं, बट हाँ कुछ एक ऐसे जो एरियाज हैं जिसको आपको बारों पे इसके बारे में आपको वो कन्फ्यूज कर सकता है। जैसे ये मैटर है 7th कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, इसके ऊपर कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कि वो आपको मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे सकता है। क्लियर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, नॉन कन्वेंशनल है, जैसे वो बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में याद रखना है। पर एज सच इन आप बोल लीजिए क्रोनोलॉजिकल वे में या वैसे 29 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है आइडिया इन मैटर्स के बारे में। तो ये 29 मैटर्स, तो ये 29 मैटर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, पॉवर्टी, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज, आपने देखा होगा कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो उनकी अपनी लाइब्रेरीज वगैरह भी होती हैं। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फैमिली केयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो बात करते हैं पैसा एक्ट की, ठीक है, पैसा एक्ट की एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। जो पंचायत, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कुछ एक ऐसे एरियाज है जहाँ पर पंचायती राज का जो एक्ट है उसको एज सच अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, जो शेड्यूल एरियाज आते हैं तो उसके अंदर क्या था, जो प्रोविजन है पार्ट 9 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो शेड्यूल 11 है उसको एज सच जो है वो पार्ट 5th के ऊपर, जो 5th शेड्यूल एरियाज हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया, जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है। तो उसके लिए क्या था, कुछ उसमें जो उसके प्रोविजन थे उसको मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996,
और मोस्ट पॉपुलरली नोन एज पैसा एक्ट। इसको आप पैसा एक्ट से नाम से भी याद रख लीजिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज और एक्सटेंशन एक्ट। जैसे आपको पता होगा जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज उनके कुछ अपने कस्टम्स, उनके कुछ अपने ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार में भी, जैसे अभी निकोबार आइलैंड्स में क्या हुआ था, एक क्रिश्चियन मिशनरीज था अमेरिका का जो वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा था। निकोबार एक आइलैंड है, उसके अंदर एक उसका पार्ट ऑफ आइलैंड है, उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट उन्होंने क्या किया था, उसकी वहाँ पर डेथ कर दी थी, ठीक है, उसको मार दिया था। तो जो है हम डायरेक्टली जो है प्रोविजंस वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो एक एक्सेप्शन होगी। वहाँ तो पंचायती राज जो है वो बिल्कुल अप्लाई भी नहीं होता, उनका तो वहाँ से कुछ लेना देना भी नहीं है। बट कुछ एक ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, ताकि उनके जो कस्टम्स हैं, ताकि वो मेन स्ट्रीम से वो उनकी अलाइनेशन ना बढ़ सके, ठीक है, उनको ये ना लग सके कि बाहर की इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है, बट उनकी डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कुछ एक मॉडिफिकेशन के साथ जो है पंचायती राज एक्ट को वहाँ पर अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो मेन जो मेन रीज़न है पैसा एक्ट का वो यही रहा था कि सो डैट उनकी ज़्यादा अलाइनेशन भी ना हो और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है काम किया जाए। तो पंचायती राज को एक पैसा एक्ट 1996 बोला गया है, ठीक है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने आपको बात करी, टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है, सो दैट दे प्रोवाइड सेल्फ रूल, कि वो खुद को रूल कर सकें। जैसे आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर भी जिस टाइम पर आए थे, ठीक है, उस टाइम पर भी बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे। उसका मेन रीज़न ही यही था कि वो उनके कस्टम्स, उनकी डेली लाइफ में डायरेक्ट वे में इंटरफेरेंस कर रहे थे, जिसको जो वो ट्राइबल जो पीपल थे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए थे, ठीक है। तो इन सेम केस की अभी भी अगर आप देखें तो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस तो नहीं बदले हैं। अगर हम अभी भी उनको जो है वो फ्रीडम जो है वो उनको नहीं पता है कि फ्रीडम क्या होती है, ठीक है, इंडिया क्या है। उनको बस अपने जो उनके शेड्यूल्स, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, वो कैसे लाइफ जीते हैं उन्हीं से ही लेना देना है। तो आज़ादी के बाद, फ्रीडम के बाद भी, ठीक है, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी कुछ प्रोविजंस जो थे ट्राइबल एरिया पॉपुलेशन के लिए रखे थे। तो कुछ एक प्रोविजन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वहीं से लिए गए हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड सेल्फ रूल, सो डैट कि वो अपने आप को रूल कर सकें बाहर की विदाउट इंटरफेरेंस के बाद, ठीक है। टू हैव अ विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आपको पता होगा कि हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, चाहे वो इंडायरेक्ट हो, ठीक है। हम जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुन करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, जो हमारे द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, और हमारे को वहाँ से जो रूल्स है गाइडलाइंस के थ्रू डायरेक्ट करते हैं, और अपनी लाइफ को जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, जो कंट्री है उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। बट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एंड टू मेक देम ग्राम सभा ए न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी स्कीम्स है, कोई भी डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ का जो प्लान है वो कहाँ डिस्कस हो, ग्राम सभा में डिस्कस हो, कि जो लोग हैं वो खुद अपनी डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार करें, ठीक है। टू इवॉल्व स्विचेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क विद कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, डिस्कस कर चुके हैं। टू सेव एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। टू एम्पावर पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल विद स्पेसिफिक पावर कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि अब जैसे हम यहाँ पर शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे को जो है वो मोबाइल का नेटवर्क एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जिस दिन नेटवर्क नहीं आता तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। बट जो ट्राइबल एरिया पीपल है उनको फ़ोन से तो कुछ नहीं लेना देना, उनको तो अपना जो है अपने 3 वक्त का खाना चाहिए, ठीक है, और अपने जो पूजा पाठ जिस तरीके से वो कस्टम्स, उनके जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करते हैं, उनको वो चीज़ चाहिए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, सो डैट कि उनको वो पावर जो है प्रोवाइड कर दी जा सके, वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बच्चों ये आगे फीचर्स ऑफ द एक्ट की, उस एक्ट के क्या क्या फीचर्स रहेंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ द पंचायत एंड शेड्यूल एरिया शैल बी इन कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, ठीक है। जो भी एरियाज के ऊपर जो पंचायती राज को जो हमने एक्सटेंड करना है वो इन कॉन्सोनेंस हो उनके कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा, वही बात होगी, ठीक है। जो उसके इलेक्टोरल रोल्स होंगे वो प्रोविजन डायरेक्ट यहाँ पे तौर पर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। और एवरी ग्राम सभा शैल अप्रूव द प्लान्स
प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर टेकन अप इम्प्लीमेंटेशन बाय द पंचायत एट द विलेज लेवल, कि जो भी कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई स्कीम लेकर के आनी है तो वो है वो जो कि वहाँ की जो ग्राम सभा है वहाँ से पहले अप्रूवल ले, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले। और जो उसके जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं वो भी कौन डिसाइड करे, जो वहाँ की ग्राम सभा है। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे डेट में जब कोरोना वायरस अपनी पूरी चरम तूफान पर है तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं बट उनको जो है बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जो वेल एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत सारे लोग नहीं हैं, कुछ एक चुनिंदा से ही लोग हैं जो हर सोसाइटी में आपको मिल जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान भी है, यानी ऐसे लोगों से बचा नहीं हुआ। वो सब उनको सब कुछ होने के बावजूद भी है जो है वो डिफरेंट तरीके से जो ग्रांट्स जो गरीब बंदों के लिए, ठीक है, गरीब जो पुअर पीपल है उनके लिए आ रही है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो जो है इस केस को ध्यान में रखते हुए जो है जो वहाँ जो उस समय पे, ठीक है, जो पंचायत के जो बेनिफिशरीज होंगे जो पॉवर्टी लेवल से नीचे होंगे तो उसको कौन डिसाइड करेगा, वहाँ की ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी। तो आप इसको यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। एवरी पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि जो फंड को कैसे यूटिलाइज करना है। सेम वे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप इस चीज़ को इसी चीज़ से ध्यान में रख लीजिए, कुछ भी अगर कोई चीज़ होगी उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो जो है ग्राम सभा से परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जैसे जो हमने डिस्कस किया था नॉर्मल जो प्रोविजन थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, सेम उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब जो पैसा एक्ट है उसमें भी जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं उसके रिजर्वेशन के जो है वो प्रोविजंस रखे गए हैं। बट इसमें एक थोड़े सा चेंजेस ये है कि जो जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी उसकी जो 1/2 सीट होंगी, 50% सीट जो होंगी, 1/2 सीट जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए। और सभी सीट्स, ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन, जैसे उसमें तो ये था ना कि कुछ सीट्स जैसे 1/3 जो चेयरपर्सन की सीट हैं वो वुमेंस के लिए जो रिजर्व होनी चाहिए और SC ST के लिए तो कुछ ऐसा नहीं बोला गया था। ठीक है, जो 5th ये जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये 5th शेड्यूल एरिया के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब तो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बट ये स्पेसिफिकली प्रोविजन है ये वाले, ये 5th शेड्यूल एरिया है। जो 5th शेड्यूल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे आपको पता है 12 शेड्यूल हैं, उसमें जो 5th शेड्यूल से रिलेटेड जो ट्राइब्स हैं उसके लिए ये जो है प्रोविजन जो है अप्लाई होते हैं। तो जो 5th शेड्यूल एरिया के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, पंचायत के, वो सभी के सभी जो है वो रिजर्व्ड रहने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच ट्राइब, और जैसे कि कुछ ऐसी ट्राइब्स होंगी, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी और जिनको पंचायत के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उस ट्राइब के जो मेंबर है उसको नॉमिनेट कर सकता है। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स से जो जिस ट्राइब को नॉमिनेट किया जा रहा है या जिन ट्राइब्स को नॉमिनेट किया जा रहा है वो 1/10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ग्राम सभा की परमिशन जरूरी है माइनिंग के लिए और माइनर मिनरल्स के लिए, जैसे सैंड है, ग्रेवल्स है, इनकी माइनिंग्स के लिए ग्राम सभा की जो परमिशन लेना है वो मैंडेटरी है शेड्यूल एरियाज में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब 8th जो प्रोविजन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इनफेक्टिव परफॉर्मेंस के क्या क्या रीज़न रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो हमारे शेड्यूल एरियाज़ हैं या शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो हमारी पंचायतें हैं वो आज भी जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के, वो अभी भी अचीव हम उस लेवल पे नहीं कर पाए हैं जिसका पोटेंशियल या जिसका एम्स हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ध्यान में रख के किया था। ठीक है, तो ये लास्ट प्रोविजन क्या बोलता है, द स्टेट लेजिस्लेचर शैल एंडेवर टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल डिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन द पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, वही चीज़ है सेम, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जैसे आपको पता है कि शेड्यूल्ड जो 6 शेड्यूल एरियाज है, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आ जाती हैं, जिसमें मिजोरम, ठीक है, मेघालय जो रीजन जो आ जाते हैं, त्रिपुरा जो रीजन आ जाते हैं 6 शेड्यूल के अंदर, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, वो
प्रोविजंस जो है ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया, उसमें 6 शेड्यूल एरियाज़ के ट्राइब्स हैं वो अलग रहती हैं। उसमें 6 शेड्यूल में 4 मेनली ट्राइब, जो मेन रीज़न है 4 इम्पोर्टेंट स्टेट्स आती हैं। ठीक है, उसमें 4 स्टेट्स आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम जो है स्टेट्स आती हैं। तो उसके जिस तरीके से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ही ध्यान में रखते हुए जो ये 5th शेड्यूल के जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे पैसा एक्ट जो है अप्लाई होगा, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको ध्यान में रखते हुए की जाए। अब इसके रीजंस जो है मेनली अफेक्टिव, जो उसके इनअफेक्टिव रीजन के वो कौन कौन से रीजन है वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा आज का सेशन है उसको ख़त्म करेंगे और इसके साथ ही जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कम्प्लीटली हर एंगल से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। आपको अपने एंड पे जो है वो एफर्ट्स जो है थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो मेनली जो प्रोविजंस थे, मेनली जो जहाँ पे जो ट्रिकी क्वेश्चन जो बन सकते थे वो जो है हमने वो एरियाज पे डिस्कस किए और पूरा इसको होली, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने की कोशिश करी है। तो जल्दी से इसके इनफेक्टिव परफॉर्मेंस के रीज़न देख लेते हैं। फर्स्ट जो रीज़न आता है वो आता है लैक ऑफ एडुकेट इवैल्यूएशन। ठीक है, पावर्स ही नहीं एक्चुअली प्रोवाइड की जाती। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड भी जो है जो स्टेट्स को जो पावर्स जो होती हैं जो प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड की जाती पंचायत को, जिसकी वजह से फाइनेंस की कमी की वजह से जो स्कीम्स है वो अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। जो अलग उसके बाद जो रीज़न आता है एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी फंड्स होते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे जो है परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको पता होगा कि एक हायरार्की होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक्ट के जो उसके प्रोविजंस होते हैं उसमें भी एक हायरार्की होती है। तो एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, रिजिडनेस रहती है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक नेचर अपने आप में ही इसको थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज के अंदर, कि रिजिडनेस होती है। ठीक है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और जो है इसके अंदर जो है एक हायरार्किकल वे को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब टाइट नेचर ऑफ फंड्स कि उनके पास पैसे नहीं होते, ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, कि उनको जो है जो वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो पंचायत हैं उनको अब फंडिंग के लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर या सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, कि उनकी फंडिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। रिलेक्टेंट टू यूज़ फिजिकल पावर्स, कि अब किसी पंचायत के अंदर अगर सड़क बनाने के लिए पैसा आया है तो उसको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर वहाँ पे सड़क सही बनी हुई है और वहाँ की सड़क के लिए ही पैसा जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो जो सड़क का पैसा है वहाँ पर जो वाटर सप्लाई को यूज़ करने के लिए लगा सकें। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेक्टेंस टू यूज़ फिजिकल पावर्स, वो अपनी फिजिकल पावर्स को ही नहीं यूज़ कर पाते, उनको उतनी पावर्स ही प्रोवाइड की जाती है सो डैट कि वो जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिनिमम लेवल की रहती है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान में, इस चीज़ को आपको पता लग गया होगा कि क्या कारण है कि हम बोलते हैं कि यार सड़क की सभी काम तो हो रहे हैं, एक काम जो है ये रुका पड़ा, ये नहीं हो रहा, तो उसमें किसी तरह की जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं प्रोवाइड की जाती ग्राम सभा के लेवल पे या विलेज लेवल के। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारे जो पंचायती राज के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते। आपको पता होगा कि अब तो चाहे चलो आपने केसेस देखे होंगे कि राजस्थान फर्स्ट स्टेट्स बना था जिन्होंने मिनिमम एजुकेशन का लेवल लेकर के आए थे जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, बट फिर भी जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कुछ भी उनके इलेक्शन के लिए, ठीक है, उनका कोई एजुकेशन क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि उनका एजुकेशन लेवल जो है वो अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको कोई भी काम का जो समझना होता है वो अच्छे से वो समझ नहीं पाते हैं। और जितनी भी ग्राम पंचायत या सभाएं होती हैं उसमें सिर्फ 20% के पास ही कंप्यूटर फैसिलिटी है। ठीक है, और कुछ पंचायत तो ऐसी भी हैं जहाँ पर उनके पास कंप्यूटर फैसिलिटीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो आज की डेट में आपको पता है डिजिटाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो डिजिटल वे में तुरंत, ठीक है, इन क्विक मैनर किए जा सकते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। आपको इसके सेशन से रिगार्डिंग कोई भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई चीज़ें ना समझ में आई तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं lovshukla48@gmail.com। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, lovshukla48@gmail.com।
ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हम आज का सेशन जो है वो ख़त्म करेंगे। आप जो है अपने घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और ठीक है अभिपीडिया के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है, सो दैट कि जो बेनिफिट है आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स और आपके जो भी चाहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँच सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।